बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो बेटा? माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आकाश, आई एम केमिस्ट्रीज हैकर एट topgrade.pk। बेटा पिछले 11 ईयर से मैं केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ, इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम्स को, जैसे कि फंग है, एमडी कैट है। और आज बेटा फ्रॉम topgrade.pk आप लोगों की एक पेन को जेन में रखते हुए, आपकी एक बड़ी तकलीफ को जेन में रखते हुए आपके लिए एक नई चीज लेके आ रहा है। वो चीज क्या है? स्क्रीन पे देखो। सिर्फ 36 आवर्स बाकी हैं। व्हाट शुड यू रिवाइज फर्स्ट? सिर्फ 36 घंटे बाकी हैं आपके एग्जाम में। इन 36 घंटों में, इन 36 आवर्स में आपको क्या रिवाइज करना चाहिए? आप क्या कर सकते हो? पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? अटेम्प्ट करते किन बातों का ध्यान रखना है? किन चीजों पे फोकस करना है? किन चीजों को इग्नोर कर देना है? क्योंकि ये टाइम वेस्टर्स हैं, ये टाइम वेस्टर्स हैं, इनको छोड़ देना है। ये सारी बातें आज मैं अपने बच्चे को इस सेशन के एंड तक समझा के बता के जाऊंगा। तो बेटा मैं तुम्हें वेलकम करता हूं हमारे लास्ट डेज प्रेप बूस्टर प्लान में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को। आखिरी 36 घंटे हैं तुम्हारे पास, जिनको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। इन 36 आवर्स में तुम क्या करने वाले हो? तो बेटा केमिस्ट्री हैकर ने इन्हें कुछ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिनमें हमारा सबसे जो पहला सेगमेंट होने वाला है वो है केमिस्ट्री मार्क्स ब्रेकडाउन, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का जो हमें पेपर आएगा, जो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसका पैटर्न क्या होने वाला है, उसमें परसेंटेज क्या है किस पोर्शन की। फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पे मास्टर प्लान फॉर हाई स्कोर्स। फिर बेटा मैं आपको दूंगा एक एग्जैक्ट 36 आवर रिवीजन प्लान, जिसको फॉलो करके आप इंशाल्लाह 100% मार्क्स अचीव कर सकते हो। गारंटी देता है इस चीज की topgrade.pk। फिर आ जाता है भाई फोर्थ नंबर पे स्मार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस। हम सिर्फ आपको यहां नहीं छोड़ने वाले, हम आपको यहां ले जाएंगे पेपर में और बताएंगे कि स्मार्ट सीक्वेंस अटेम्प्ट क्या है। पहले तुम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बाद में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो इस लेवल तक हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे एग्जाम डेज हैक्स। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, आई एम केमिस्ट्री हैकर। तो केमिस्ट्री हैकर तुम्हें बता के जाएगा एग्जाम डे की हैक्स, जिनको यूटिलाइज करते हुए तुम लास्ट डे पे भी अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो आगाज करते हैं बेटा हम हमारे सबसे पहले सेगमेंट से, जो कि है केमिस्ट्री मार्क्स ब्रेकडाउन। बेटा केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 3 हिस्सों पर कंसिस्ट करेगा, जिनमें सबसे जो पहला पार्ट है ये होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपने 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना होता है। इनकी अगर हम परसेंटेज देखें
तो ये 20% मार्क्स ऐड करते हैं हमारे पेपर में, और जो यहाँ पे एब्सोल्यूट मार्क्स बन रहे हैं वो 17 मार्क्स हैं। फिर चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा है शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। अब बेटा जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मार्क्स हैं 44%, और बेटा ये ओवरऑल पेपर का 53% है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि पेपर के मोर देन 50% मार्क्स इस पे बेस कर रहे हैं। फिर आ जाता है भाई हमारे पास अगला सेक्शन, जिसमें हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होने वाले हैं। और ये टोटल पेपर का 28% है, और यहाँ पे जो आप एब्सोल्यूट मार्क्स गेन कर सकते हो वो 24 मार्क्स है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, वो बात क्या भाई, इसके टोटल मार्क्स हैं 85। अगर तुम इनको सम करो तो कैसा लगे अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे बच्चे तुम ये 85 में से 85 मार्क्स ही गेन कर सकते हो। तो क्या करना चाहते हो गेन? कौन कौन गेन करना चाहता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिखो। कौन कौन मार्क्स गेन करना चाहता है 85? अभी कमेंट सेक्शन में यस लिखो जी। सारे गेन करना चाहते हो? देखे बेटा, एक जनरल रूल है, एक जनरल रूल है। हम रेस में भागते हैं तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कोई आता है, सेकंड कोई एक आता है, इसी तरह थर्ड कोई एक आता है। अल्लाह ताला की जात ने हम सब की अपनी अपनी मेंटल एबिलिटीज जो है वो रखी हुई हैं। तो बीइंग अ पेरेंट, कहते हैं जी उस्ताद जो है वो रूहानी बाप का दर्जा रखता है। तो उस दर्जे की हैसियत से ही अगर मैं देखूं तो जैसे आपके पेरेंट्स के लिए आप सब बराबर हो, वैसे बेटा मेरे लिए भी आप सब बराबर हो। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि भाई मैंने तो 85/85 लेने हैं। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि भाई मैंने तो जो है वो सिर्फ पास होना था, लेकिन कहीं से मुझे कोई ऐसी स्कीम मिल जाए, कोई मेथोडोलॉजी मिल जाए जिससे मैंने जो अपने पासिंग मार्क्स हैं उनको इम्प्रूव करके 60-70% पे ले जा सकूं। या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी मुझे पहली बार सुन रहा है और उसको इस चीज का यकीन है कि वो पूरा साल प्रिपरेशन नहीं कर सका, उसको टाइम नहीं मिला, तो अब भी बेटा अगर वो मेरी की हुई बातों को, मेरी बताई हुई बातों पे अमल करना स्टार्ट कर दे, जो हैक्स, जो ट्रिक्स, जो मेथोडोलॉजीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, अगर बेटा तुम उनको अभी फॉलो कर लो तो बच्चे पक्की बात है, पत्थर पे लकीर है कि तुम एटलीस्ट ना सिर्फ पास होगे बल्कि पासिंग मार्क्स से फ्यू परसेंटेज ऊपर ही चले जाओगे। यकीन दिलाता हूं मैं तुम्हें इस बात का, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम लेक्चर के एंड तक मेरे साथ अटैच रहो। तो बेटा तुम तीनों तरह के स्टूडेंट्स मेरे लिए बराबर हो, क्योंकि आप जिस तरह पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। एक बच्चा जनाब वो बहुत लायक है, एक बच्चा वो किसी मजबूरी की वजह से, किसी मिसहैप की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, नो इशू। ये सारी चीजें बेटा जिंदगी का हिस्सा होती हैं, ठीक है। इसमें इतना जो है वो फ्रस्ट्रेट होने की, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंफर्ट जोन। तो सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ, अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ, बिल्कुल कूल माइंडेड हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और सुनो कि तुम्हारा हैकर तुमसे क्या कहने जा रहा है, तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा है। तो जनाब अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं मास्टर प्लान फॉर हाई स्कोर्स।
हाई स्कोर्स के लिए मास्टर प्लान क्या है। तो बेटा हाई स्कोर के लिए मास्टर प्लान को मैं फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, ए, बी और सी। ए पार्ट में मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा, बी पार्ट में बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करूंगा, और सी पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एमसीक्यूज से। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज वाला पोर्शन है इसको मैंने तुम्हारे लिए इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले पार्ट में मैं तुम्हें दूंगा क्वेश्चन ओवरव्यू, दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहां पे कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, फिर मैं बेटा तुम्हें दूंगा रिवीजन हैक्स 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको तुम स्मार्टली अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। ये सारी गाइडलाइन हर क्वेश्चन के लिए आज मैं तुम्हें दे के जाने वाला हूं, तो तवज्जो से सुनो मेरे बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन ओवरव्यू। क्वेश्चन ओवरव्यू की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं मार्क्स। तो बेटा हमारे पास टोटल 17 नंबर ऑफ एमसीक्यूज आने वाले हैं, और हर क्वेश्चन जो है उसके जो मार्क्स हैं वो 1 है। उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 1 है। तो 17 इंटू 1, तो ये वो पोर्शन है जहां से जो टोटल मार्क्स हैं वो 17 है। अब यहां पे क्या कोई चॉइस होगी? नो बेटा, यहां पे नो चॉइस, यहां पे कोई चॉइस नहीं है। 17 के 17 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होंगे। फिर भाई यहां पे मैक्सिमल टारगेट जो है ये क्या हो सकता है? तो यहां पे जो मैक्सिमल टारगेट है ये 17 मार्क्स हैं। ये कितने मार्क्स हैं? ये 17 मार्क्स हैं। और इसके लिए टाइम ऑफ अटेम्प्ट आपको कितना मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन हॉल में? वो है बेटा 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स आपके पास मैक्सिमम टाइम है यहां पे। अब अगली बात और इंपॉर्टेंट बात, आप में से कौन कौन ये 17 में से 17 मार्क्स अटेन करना चाहता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो टॉप ग्रेड, टॉप ग्रेड, टॉप ग्रेड। यकीन मानो टॉप ग्रेड इज जस्ट नॉट टॉप ग्रेड, इट इज हाईएस्ट ग्रेड। ये स्टूडेंट्स के हाईएस्ट ग्रेड लेके आता है बेटा। अब हम सेकंड नंबर पे डिस्कस करते हैं कॉमन मिस्टेक्स। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज की अटेम्प्ट के दौरान करते हैं? इन्हें क्रूशियल होके समझ लेना। पहली मिस्टेक जिसकी वजह से सम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स 17 में से सिर्फ 0 नंबर जो है उनको रिवार्ड होता है। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, ठीक है, और बहुत बड़ा ब्लंडर है ये जो हम गलती से कर बैठते हैं। वो क्या है? वो है रॉन्ग पेपर कोड। अब जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, हर क्वेश्चन पेपर का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है और किसी दूसरे बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, उस पे क्वेश्चंस की तरतीब भी डिफरेंट हो सकती है, उनके ऑप्शंस की तरतीब भी चेंज हो सकती है। अब यहां पे मिस्टेक आप क्या करते हो? सपोज आपका जो पेपर कोड था वो था 9798। अब आपने यहां पे गलती क्या की? आपने यहां पे लिख दिया 9790। अब तो बेटा ये पेपर कोड कुछ का कुछ हो गया, और जब आपने 0 लिखा तो इसी के अगेंस्ट जो है आपने बबल्स भी फिल कर दिए कि 9, ये आ गया जी 7, उसके बाद जी 9,
0। अब बेटा जब ये बबल शीट कंप्यूटर स्कैन करेगा या स्कैनर में जाएगी या अगर कोई इसकी फिजिकल मार्किंग भी करता है तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी भाई, यहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो है ये तो कोई कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगली बात पे जाने की बाद की बात है, ये यहीं से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये जो ब्लंडर है, ये ब्लंडर आपको रिवार्ड करने वाला है 0 मार्क्स। तो ये ब्लंडर मेरे बच्चे ने नहीं करना। मैं तुम्हें दोबारा मेंशन कर रहा हूं, अपना पेपर कोड तवज्जो से पढ़ना है और जो भी तुम्हारा पेपर कोड है वो तुम यहां पे पुट करोगे। ऐसी गलती तुमने नहीं करनी। फिर चलते हैं बेटा सेकंड मिस्टेक की तरफ, जो क्या है भाई, इनकरेक्ट बबल फिलिंग। इनकरेक्ट बबल फिलिंग। अब हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं बबल फिलिंग पे। पेपर कोड की कहानी हमें समझ आ चुकी है। बबल फिलिंग में क्या होता है, बबल फिलिंग में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भाई यहां पे जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो क्या करते हैं। फर्ज करें भाई मैंने जो है आंसर मार्क करना था अल्फा, मैंने अल्फा आंसर मार्क कर दिया। फिर मुझे पता चला कि भाई नहीं, आंसर तो अल्फा नहीं है, आंसर तो जो है वो है बीटा। मैं क्या करता हूं भी, मैं इस पे लगाता हूं क्रॉस और आंसर जो है वो बीटा नहीं, चलो फर्ज करो चार्ली है जी, चार्ली पे मैंने लगा दिया आंसर। मैंने ऐसे कर दिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर जैसे इसको देखेगा डबल फिलिंग अलाउड नहीं है, वो कहेगा भाई डबल फिलिंग है, वो इसको काट देगा। फिर क्या होगा भाई, फिर दूसरी कॉमन मिस्टेक जो आप करोगे वो मिस्टेक क्या है, आप बबल फिलिंग करते वक्त आपने बबल फिल किया, ठीक है, आपको पता लगा हो मैंने गलत फिल कर दिया, मैंने तो यहां पे बीटा फिल करना था। अब आप क्या करते हो, आप जनाब रेजर इस्तेमाल करते हो, इंक रिमूवर इस्तेमाल करते हो। तो अब मैं ना आपको वैसे विजुअल के लिए ये बात समझा रहा हूं। अब जब तुमने यहां पे इंक रिमूवर इस्तेमाल करना है ना, तो यहां पे ना एक येलो मार्क क्रिएट हो जाना है, ठीक है। उसके सॉल्वेंट की वजह से यहां पे एक येलो मार्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा और पेपर भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अब ये प्रॉपर विजिबल होगा, तुमने अपने मुताबिक क्या किया, तुमने इसको रेस करके इसको फिल कर दिया। एग्जामिनेशन हॉल में भी तुमने किसी को पता नहीं लगने दिया क्योंकि इंक रिमूवर अलाउड नहीं होता, तुमने ये काम कर दिया। अब जब एग्जामिनर देखेगा तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड करेगा भाई ये करेक्ट इनकरेक्ट है। बात को फॉलो कर रहे हो, समझ आ गई तुम्हें मेरी बात की। अब अगली बात और इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने की जा रहा हूं, पते की बात बताने जा रहा हूं। वो क्या है भाई, फिलिंग कर रहे हो तुम, फर्ज करो तुमने अल्फा फिल करना था, लो भाई ये तुमने फिलिंग कर दी, भाई ये इनकरेक्ट फिलिंग है। इस तरह की फिलिंग पे भी पॉसिबिलिटी है कि इसको क्रॉस कर दिया जाए। फिलिंग क्या है बबल की, फिलिंग होती है बबल की प्रॉपर फिलिंग। दिस इज प्रॉपर फिलिंग, कि तुम बबल को मुकम्मल तौर पे प्रॉपर सर्कुलर वे में फिल कर रहे हो। तुम उसको प्रॉपर वे में सर्कुलर वे में क्या कर रहे हो, फिल कर रहे हो। तो ये बात आई थिंक सो मेरे बच्चे ने ऑप्ट कर ली। तो कैसी लगी ये बात अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अंडरस्टैंड किया मेरी बात को, समझ आ गई है मेरी बात की। तो लिहाजा इन 3 बातों का तुमने यहां पे खसूसी तौर पे ध्यान रखना है। ये वाली मिस्टेक यहां पे नहीं करनी। अगर नहीं करोगे तो यहां से जो तुमने नंबर लूज करने हैं वो मार्क्स तुम्हारे लूज नहीं होने वाले। अच्छा भाई अब चलते हैं हम आगे और 10 प्रैक्टिकल मिस्टेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। 10 प्रैक्टिकल मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते वक्त करते हैं। इसके लिए मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं एक स्ट्रक्चर्ड टेबल, जिसमें पहले नंबर पे जो तुम देखोगे वो सीरियल नंबर होगा मिस्टेक का। दूसरे नंबर पे मैं मिस्टेक की तुम्हें डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूं और तीसरे नंबर पे तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। और चौथे नंबर पे बेटा मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन भी दे के जाऊंगा आज कि इससे तुमने बचना कैसे है। तो सबसे पहला, इग्नोरिंग कीवर्ड्स नॉट
एक्सेप्ट, इनकरेक्ट। तुमने कुछ कीवर्ड्स को इग्नोर कर दिया, जैसे कि नॉट, जैसे कि एक्सेप्ट, जैसे कि इनकरेक्ट। ये अगर स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो स्टेटमेंट का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक ऑक्साइड्स एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्ट आ गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। अब तुमने क्या किया, तुमने ये गलती क्या यहां पे की, तुमने बहुत तेजी से इसको रीड किया और तुमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक ऑक्साइड्स। तुम्हें लगा उसने पूछा भी बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, तुमने देखा जी पहला ऑप्शन ही था बेसिक ऑक्साइड, तुमने टिक कर दिया। हालांकि उसने पूछा था कि कौन सा नहीं है, इसलिए ये जो इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं इनको अच्छे तरीके से लोकेट कर लेना है। तो इससे किस तरह तुम लोकेट करोगे, इसको लोकेट करोगे, ऑलवेज रीड क्वेश्चन बिफोर मार्किंग। इससे पहले कि तुम उसका आंसर मार्क करो, कोशिश करो स्टेटमेंट को कम से कम तुम 2 से 3 दफा रीड करो। जब तक तुम्हें स्टेटमेंट की समझ नहीं आती तुमने आंसर्स की तरफ नहीं जाना। सेकंड मिस्टेक है जी मिस रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को मिस रीड कर लेते हो, क्वेश्चन को प्रॉपर स्टडी ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है स्टूडेंट्स की तरफ से। वो क्या करते हैं, बस जल्दी पड़ी हुई है, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं करते। जब क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग नहीं होगी तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा स्टेटमेंट में पूछा क्या है, तो फिर ऑप्शन चूज करना तो बाद की बात है। ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू रशिंग अंडर द प्रेशर। तो इसके लिए क्या है कि स्लो डाउन हो जाओ 2 से 3 सेकंड के लिए और अपना पूरा फोकस जो है उसकी तरफ कर दो। फिर तीसरी मिस्टेक जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल नहीं करते। बेटा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना ये इटसेल्फ एक फुल फ्लेज स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें आज बता के जाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी किस तरह हम अप्लाई करते हैं। इसमें एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 2 को एलिमिनेट कर देते हैं और जो 2 बचते हैं उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होता है। अब हमारी ना तो ऐसी प्रैक्टिस है ना हमें कभी ऐसे बताया गया, तो इस तरह फिर क्यों होता है, दिस इज होता है ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटजी। तो यहां पे हमें क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है रॉन्ग ऑप्शंस को फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे जहन में होता है हमने जो राइट आंसर है ना उसको चूज करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी टेक्निक होती है कि इन केस अगर आप गैसिंग वाली साइड पे भी जा रहे हो तो आपको पहले नंबर पे इतना कम से कम आइडिया इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं, मैं उनको एलिमिनेट करूं। अब फर्ज करो कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और तुम चारों में से किसी को भी एलिमिनेट नहीं करते, तुम तुक्का ही लगा रहे हो। तो अब क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, जारी बात है 4 में से 1 ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास कितनी है? 25%, यानी कि कम है। लेकिन अगर तुम जो है वो 2 को एलिमिनेट कर देते हो तो फिर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 50-50। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी की गेम है। फिर बेटे हम चलते हैं आगे, कंफ्यूजिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब तुम क्या करते हो, चौथी कॉमन मिस्टेक, तुम जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिक्स कर देते हो। जैसे कि कहीं बात हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, कहीं बात हो रही है न्यूक्लियोफाइल की, वो न्यूक्लियस रिच स्पीशी है। तो फॉर एग्जांपल तुमसे पूछने जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। अब तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी थी, तुमने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना शुरू कर दिया। हालांकि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी थी। इस तरह से जो 2 कॉन्सेप्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनके मर्ज करने के, ओवरलैप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स,
इसी तरह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जनाब ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है बेटा जब आपकी बेसिक्स जो है वो वीक होती हैं। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग है फिर ऐसा होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या? कोशिश किया करें कि जब डेफिनेशंस को रिवाइज करें तो उनको एग्जाम्पल्स की मदद से रिवाइज करें, इससे ऐसा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बेटा हमारे पास आ जाता है पांचवा पॉइंट, पांचवी मिस्टेक, फॉरगेटिंग एक्सेप्शंस। फॉरगेटिंग एक्सेप्शंस बेटा आपको पता है कि केमिस्ट्री इज अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शंस। आपको पता है कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लॉज नहीं है। हम अक्सर केमिस्ट्री में जब भी कोई ट्रेंड डिस्कस करते हैं, अब जैसे हम पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करते हैं तो आपको पता है आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, वो जब एक्सेप्शंस आ रही होती है ना तो वो अपने एक्सेप्शंस के नोट्स अलग बना लेता है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि बाय प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर कोई ना कोई एक्सेप्शन पूछता है, वो पेन पॉइंट होता है, ठीक है, वहां पे चांसेस होते हैं स्टूडेंट को ट्रैप करने के, और एग्जामिनर ने ट्रैप तो करना है आपको क्योंकि वो आपको जज कर रहा है। अब उस जजमेंट में वो एक्सेप्शन पूछेगा, इसलिए जब आप चैप्टर्स को वन बाय वन रीड करते हो, जहां जहां कोई एक्सेप्शन आती है उस एक्सेप्शन की सेपरेट लिस्ट बना लेते हैं, उनको नोट्स बना के सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ओवर जनरलाइजेशन की वजह से। तो मेंटेन अ शॉर्ट एक्सेप्शन लिस्ट, ये इसका सॉल्यूशन है जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा बेटा अब चलते हैं हम छठी कॉमन मिस्टेक की तरफ। छठी कॉमन मिस्टेक क्या होती है? चेंजिंग करेक्ट आंसर्स ड्यू टू डाउट। अब बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमारी ओवर थिंकिंग जो है वो हमें ले डूबती है। आपने आंसर बिल्कुल अपने माइंड में सही चूज कर लिया, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ठीक था, लेकिन आपको आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो यहां पे ले डूबी। इसका सॉल्यूशन क्या है? कोशिश करें कि जो फर्स्ट लॉजिकल आंसर आप मालूम कर रहे हैं उस पर यकीन रखें, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि भाई हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। अगर तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, नंबर ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस होता है, फिर ये वाली मिस्टेक नहीं होती। फिर बेटा आ जाता है नंबर 7, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन एमसीक्यू, ठीक है, दिस इज ड्यू टू गेटिंग स्टक। अब क्या होता है, मुझे एक एमसीक्यू नहीं आ रहा, मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं उस पर फंसा हुआ हूं, मैंने 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उस पर लगा दिए। अब उससे क्या हुआ, अब मेरी सारी मेंटल एनर्जी जो है वो उसमें जानी शुरू हो गई। अब जो मुझे पेपर की बाकी चीजें आती थी, बाकी एमसीक्यूज आते थे, वो भी भूलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव कर जाना है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लिहाजा स्किप एंड रिटर्न लेटर, उसको स्किप करें, स्किप करके आगे जाएं, और बाकी सॉल्व करने के बाद फिर एंड पे देखेंगे, उसकी तरफ वापस आ जाएंगे। इसके बाद आता है भाई नंबर 8, गैसिंग ब्लाइंडली, अन्यवाद तुक्के लाना। समझ आई मेरी बात की? ब्लाइंडली, ठीक है, अंधों की तरह तुक्के लगा रहे हैं। ये काम मेरे शहजादे नहीं करना, ठीक है। ये काम कब होता है? जब तुम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो। यहां भी तुम्हें कौन हेल्प करता है? एलिमिनेशन मेथड। मेक एजुकेटेड गैसेस यूजिंग एलिमिनेशन। तो कोशिश करते हैं कि जब तुमने तुक्का ही लगाना है तो तुक्का भी टेक्निकली लगाओ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम रॉन्ग आंसर को किसी तरह एलिमिनेट करते हो तो करेक्ट आंसर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक देख लो माइंड गेम है। फिर चलता है भाई आगे नंबर 9, इग्नोरिंग स्मॉल डिटेल्स। बाज औकात हम छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट्स हैं या कंडीशंस हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम बिल्कुल लापरवाह होते हैं, ये हमारी केयरलेसनेस की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट्स हैं, टेम्परेचर है या कैटालिस्ट है, उनको तवज्जो से देखना है, ठीक है, कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है, प्रेशर क्या है,
कंडीशन क्या है। तो इस तरह की गलतियां आपकी नहीं होंगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यकीन मानो सिर्फ केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं होते बेटा, ये आपके बाकी साइंस सब्जेक्ट्स में भी आप इनको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा भाई, इसके बाद आ जाता है भाई नंबर 10 पे, नॉट रिव्यूइंग आंसर। आंसर्स को तुम रिव्यू नहीं करते। अब यहां पे तो तुम मुझे कहोगे कि सर मैं कैसे आंसर को रिव्यू कर सकता हूं, मुझे तो बबल शीट फिल करनी होती है। भाई पहले तुमने पूरे पेपर का एक रिव्यू करके अपने आंसर्स चूज कर लेने हैं, फिर तुमने क्या करना है, आखिरी 5 मिनट में चेकिंग करते हुए उनको मार्क करना है। बात को फॉलो कर लिया। पहले एक एक क्वेश्चन को इजी होकर रीड करके उसका आंसर कंफर्म कर लिया। जब आंसर कंफर्म हो जाए तो दोबारा जब तुम रिवीजन में जा रहे हो साथ साथ उसकी बबलिंग करनी शुरू कर दो। और अगर ऐसा नहीं करते तो जारी बात है ये तुम्हारी टाइम मिस मैनेजमेंट है। तो बेटा ये 10 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी जो तुम करते हो। अगर तुम इनको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर तुम्हारे एमसीक्यूज में पहले 17 में से 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर आ रहे थे, सिर्फ इनको अपनाने से तुम्हारे नंबर 12-13 पे चले जाएंगे। और जो बेचारे 12-13 पे थे वो 17 मार्क्स अटेन कर लेंगे। बाकी डेफिनेटली तुम्हारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अब चलते हैं भाई 3rd नंबर पे, और यहां पे मैं अपने बच्चे को बताने वाला हूं रिवीजन हैक। तो इसकी रिवीजन हैक क्या है? इसकी रिवीजन हैक है कि जब तुमने इनको रिवाइज करना है तो इस ऑर्डर को फॉलो करो। तो इसमें क्या है, इसमें है भाई टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को के जो एमसीक्यूज है वो तुमने सबसे पहले करने हैं, उसके बाद पास पेपर एमसीक्यू करने हैं। इंशाल्लाह यू विल गेट 17/17 मार्क्स। इसके बाद जी हम चलते हैं रिवाइज स्मार्टली फ्रॉम टॉप ग्रेड नोट्स। अब चूंकि तुम्हें ये दोनों चीजें एक जगह पे नहीं मिल रही, तुम्हें 2-2 किताबें खोलनी पड़ती हैं, तो परेशान नहीं होना। तुम्हारे हैकर ने इसका भी इंतजाम किया है। तुम्हें टॉप ग्रेड .pk से जब वहां पे तुम साइन इन करोगे तो टॉप ग्रेड नोट्स मिल जाएंगे। तो वहां पे साइन इन करना, वहां पे नोट्स मिलेंगे जहां पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जहां मैंने बकायदा से इन दोनों को भी कोड किया और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस भी वहां पे हाईलाइटेड है। तो क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन या इंपॉर्टेंस इस चीज पे बेस करती होती है कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो यह मतलब यहां पे तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं। फिर बेटा आ जाता है हमारे पास 4th नंबर पे हाउ टू अटेम्प्ट। इसको अटेम्प्ट कैसे करना है जी, हाउ टू अटेम्प्ट। अब मैं तुम्हें टेक्निक्स कुछ सिखाने वाला हूं, इनको तुमने अप्लाई करना है। इनको अप्लाई करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो हाउ टू अटेम्प्ट, कैसे करना है अटेम्प्ट। नंबर 1 कीवर्ड स्पॉटिंग हैक। कीवर्ड स्पॉट करना है तुमने, ठीक है। क्विकली स्कैन फॉर वर्ड्स, ये जरूरी होता है जो कि तुम्हें स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है वो समझने में हेल्प देता है। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है विच, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वाई, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नोट, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक्सेप्ट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इनकरेक्ट, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं कीवर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन या तो सिंपल बेटा नॉलेज वाइज होगा या एनालिसिस वाइज होगा, ठीक है, या एप्लीकेशन बेस्ड होगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यही पैरामीटर्स जो है उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो तुम करेक्टली लोकेट कर लेते हो तो यहां से तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है। तुम्हें स्टेटमेंट समझ आ गई, अब तुम आगे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। तो रीड द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग। तो क्या है जी, आंसर करने से पहले तुमने कोशिश करनी है कि तुम स्टेटमेंट को
एक से ज्यादा बार पढ़ो, 2 से 3 बार कम से कम पढ़ो, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा और तुमने अपना कीवर्ड जो है वो क्या कर लेना है, स्पॉट कर लेना, कीवर्ड स्पॉट हो जाएगा। अब जब कीवर्ड स्पॉट हो गया तो अगला काम तुमने क्या करना है, इट इज एलिमिनेशन मेथड। ये बहुत बेस्ट मेथड है, ठीक है, तुक्का लगाने के लिए भी और एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाने के लिए भी, ठीक है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है भाई जिसका तुम्हें आंसर नहीं आता, लेकिन अगर अपने माइंड पे तुम थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए तुम क्वेश्चन के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो यहां पे क्या करना है, एलिमिनेट क्लियरली रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट। तो जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। अगला काम क्या करो, नैरो डाउन टू 2 चॉइसेस। जब वो एलिमिनेट हो गए तो कोशिश करके हम 2 चॉइसेस पे चले जाते हैं, देन कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की। अब अगर तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेहतर था तो फिर तुम करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, और अगर तुम सिर्फ तुक्के के साथ चल रहे हो तो फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तुम्हारे क्वेश्चन के करेक्ट होने की। फिर आ जाएगा भाई फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता है, चूज योर फर्स्ट आंसर। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओनली चेंज इफ यू फाइंड अ क्लियर मिस्टेक, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंट रहना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंट रहना है। फिर बेटे चौथे नंबर पे आ जाएगी ऑप्शन कंपैरिजन ट्रिक। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लुक फॉर सिमिलर ऑप्शंस, एक जैसे ऑप्शंस को तुम जो है वो देखते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंड या ऑर्डर है या फार्मूला है जो कि एक दूसरे से मिलता जुलता हो। आइडेंटिफाई द स्मॉल डिफरेंस, छोटे से छोटे डिफरेंस को भी आइडेंटिफाई करते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जहां तुम ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करके चल सकते हो। फिर आ जाता है भाई स्किप एंड रिटर्न स्ट्रेटजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट स्पेंड ग्रेटर देन 30 to 40 सेकेंड्स ऑन वन एमसीक्यू। एक एमसीक्यू पे 30 से 40 सेकंड लगाने हैं। अगर नहीं क्रैक हो रहा तो टाइम वेस्ट नहीं करना, क्या करना है, स्किप द डिफिकल्ट वन, रिटर्न एट द एंड। डिफिकल्ट वन को छोड़ देना है और फिर क्या करना है, एंड पे उनको देखेंगे। अब यहां पे होता क्या, यहां पे बेटा ये होगा कि तुम्हें क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला गया। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम कॉन्शियस यूज करते बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में चल रहा है, तुम्हारा दिमाग उसको इंटरप्रेट कर रहा है एक कंप्यूटर की तरह। तो जब तक तुम बाकी क्वेश्चंस पे 5-7 मिनट लगा के उस पे वापस आओगे तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा ब्रेन उसको शायद क्रैक कर चुका हो, उसके हवाले से कोई ना कोई और बात तुम्हारे माइंड में आ चुकी हो। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अब इन मेथड को अप्लाई करने के लिए मैं तुम्हारे सामने रखता हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्फा ऑप्शन है H पॉजिटिव, बीटा ऑप्शन है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, चार्ली ऑप्शन है अमोनिया और डेल्टा ऑप्शन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेटा अब मैं इन 5 टेक्निक्स को तुम्हारे सामने अप्लाई करूंगा। सबसे पहली टेक्निक इट इज कीवर्ड स्पॉटिंग। तो यहां पे कीवर्ड को स्पॉट करेंगे हम जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे हमारा कीवर्ड क्या है, विच। सिंपल पूछा गया, बताओ कौन सा, डायरेक्ट बात पूछी गई है तो कीवर्ड स्पॉट कर लिया। उसके बाद है जी नंबर 2 पे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है भाई, अब देखो पूछा क्या गया कि इनमें से कौन सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, ऐसे ही है। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के पास या तो लोन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर ना हो तो वो क्या होगी, वो नेगेटिवली चार्ज होगी। ऐसे ही है ना, ये 2 काम हो सकते हैं।
ठीक है। तो अब ये मेरा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं यूटिलाइज करते हुए एलिमिनेशन मेथड जो है वो अप्लाई कर सकता हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है, यहां से हो गया एलिमिनेट। अब आगे देखो, अब आगे है भाई BF3 NH3 और AlCl3। अब BF3 में तुम्हें पता है कि जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है, ये तुम पढ़ के आए हुए हो, तुमने पढ़ा हुआ है कि ये तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, तो बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं, यानी वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तुमने इसको वैसे भी लेविश एसिड के तौर पे पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा इस तरह से ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए। तो जब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, एक ही पीछे बच जाता है चार्ली। तो तुमने दूसरा मेथड भी अप्लाई करना सीख लिया। तीसरा है फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल। थर्ड, फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल। फर्स्ट इंस्टिंक्ट रूल क्या है, तुमने देखना अभी इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, जिसके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो। तो तुमने सिंपली सेंट्रल एटम्स को कंपेयर कर लिया, अल्फा यहां से वैसे ही निकल जाएगा, बीटा जो है, चार्ली जो है और डेल्टा, इनमें से तुम्हें सीधा पता चल रहा है कि भाई यहां नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होना है। ये करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है नंबर 4 पे, ऑप्शन कंपैरिजन ट्रिक। ऑप्शंस को हम 1 बाय 1 जो है वो आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं जी। तो कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक एक ऑप्शन को दूसरे से कंपेयर करेंगे। जैसे कि अल्फा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हमारा यहां से निकल गया क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। अब मैं BF3 को इससे कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलता है भाई इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं, इसलिए ये निकल गया। अब मैं NH3 को इससे कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलता है इस पे कोई लोन पेयर नहीं, ये भी निकल गया। पांचवा है स्किप एंड रिटर्न स्ट्रेटजी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे बेटा हम स्किप कर देंगे। क्या करेंगे, 30 से 40 सेकंड तक अगर हमें आंसर पता नहीं चला तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे, स्किप करेंगे और स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को, जो कि हमारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चले भाई इनका आगाज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी बेटा मैंने तुम्हारे लिए जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से में हम क्वेश्चन ओवरव्यू करेंगे, दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, तीसरे हिस्से में हम देखेंगे रिवीजन हैक्स को, और चौथे हिस्से में हम देखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा बेटा हमारे पास अब आ जाता है क्वेश्चन ओवरव्यू। तो तुम्हें एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें मैंने पहले कॉलम में क्वेश्चन नंबर लिया है, दूसरे कॉलम में क्वेश्चन है, तीसरे कॉलम में जो है उसकी नंबर ऑफ आइटम्स है, उससे अगले कॉलम में उसके मार्क्स हैं, फिर है जी अचीवेबल टारगेट, और फिर है जी टाइम फॉर अटेम्प्ट जो आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें फोकस करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 15 और 16 पे। यहां बेटा तुम्हें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, 8 तुमने अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 2 मार्क्स रिवार्ड होंगे। तो इस तरह से 16 नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हैं, और इंटरेस्टिंगली तुम यहाँ 16 में से 16 मार्क्स ले सकते हो। और इनके लिए जो तुम्हें टाइम मिलेगा वो 36 मिनट्स जो है वो मिलने वाले हैं। फिर आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनके लिए जिन चैप्टर्स पे तुम्हें फोकस करना चाहिए वो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 12 और 13 है। यहां भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन गिवन होंगे वो 12 होंगे, जो तुमने अटेम्प्ट करने हैं वो 8 करने हैं। तो हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 16 है।
तो जो तुम्हारा अचीवेबल टारगेट होगा वो भी 16 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे बेटा तुम्हें टाइम ऑफ अटेम्प्ट जो है मिलेगा वो मिलेगा अगेन 36 मिनट। फिर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 4, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें फोकस करना है चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 14 पे। और बेटा यहाँ पे तुम्हें 9 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल मिलेंगे, जिनमें से तुमने 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अगेन हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, तो इस तरह मैक्सिमम मार्क्स 12 बन जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो अचीवेबल टारगेट है वो भी 12 है। तो लिहाजा टाइम फॉर अटेम्प्ट इसका तुम्हें मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली 28 मिनट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चंस का ओवरव्यू। अब बेटा यहां पे अगर हम टोटल देखें तो मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के 44 आ गए हैं जो मैक्सिमम है, और मेरा बच्चा यहां 44 में से 44 अचीव कर सकता है। तो कौन कौन अचीव कर सकता है अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ जी। और टोटल टाइम अगर हम यहां पे देखें तो बेटा ये कितना बनता है, ये बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स। ये बनते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स। इसके बाद बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स को। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग के दौरान करते हैं। तो बेटा हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 पे कि कितनी मिस्टेक्स हैं। तो बेटा 10 मिस्टेक्स तुम्हारे सामने रखूंगा। फिर मिस्टेक्स आ जाएगी विद इट्स डिस्क्रिप्शन। फिर हम देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और एट द एंड बेटा हम उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। अब जनाब सबसे पहली मिस्टेक हमारे पास क्या है, राइटिंग टू लॉन्ग आंसर। हम बहुत लंबे लंबे जवाब लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रीट शॉर्ट क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरे पूरे पेज का आंसर लिख देते हैं। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है जी, ठीक है। ऐसा होता इस वजह से है कि हमारे माइंड में जो है ना उसके एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती कि उसने पूछा क्या हुआ है। जो पूछा हुआ है सिर्फ उतनी बात करो, टू द पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अब उसके लिए तुम लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ लिखनी शुरू कर दो तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इसलिए कीप योर आंसर टू द पॉइंट। और ये तभी रह सकते हैं कि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो और तुमने प्रिसाइजली इनको प्रिपेयर किया हो, तुम्हें पता हो पूछा क्या जा रहा है। सेकंड मिस्टेक, मिसिंग कीवर्ड डेफिनेशंस। ठीक है जी, यहां पे अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पे जनाब बच्चे जो है वो कीवर्ड्स को मिस कर देते हैं, डेफिनेशंस को मिस कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम पे फोकस नहीं करते। मार्किंग स्कीम से क्या मुराद होती है बेटा, मार्किंग स्कीम से मुराद होती है, फर्ज करो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया भाई डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल। अब तुमने इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ उसकी कम से कम 2 से 3 एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है। अब तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हो और कहते हो भाई एग्जांपल तो उसने पूछी नहीं। भाई उसने पूछी है, उसने नहीं पूछी, वो अंडरस्टूड है कि वो तुमने लिखनी ही लिखनी है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जाहिर सी बात है अब तुमने चूंकि लिखी ही सिर्फ डेफिनेशन है तो तुम्हें उसके अगेंस्ट सिर्फ 1 नंबर जो है वो रिवार्ड होने वाला है। तो इस बात पे तुमने खसूसी तवज्जो देनी है। तो इंक्लूड एग्जैक्ट साइंटिफिक टर्म्स वगैरह, ये हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, कि जो पूछा गया है उसके मुताबिक जो है वो हम आंसर दे दें। फिर आ जाता है भाई हमारे पास नंबर 3 पे, गिविंग इनकम्प्लीट आंसर। हमारे जो जवाब हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ये भी किसी हद तक पॉइंट नंबर 2 से जो है वो रिलेट करता है। ऐसा होता क्यों है, पार्शियल नॉलेज या हमारी जल्दी की वजह से। तो कोशिश करनी चाहिए कि फुल कॉन्सेप्ट दें, जैसे कि डेफिनेशन या कोई की पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन जो है वो आ जाता है व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स पीरियोडिक ट्रेंड। अब यहां पे तुमने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखी और उसके पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस ही नहीं किया। अब चूंकि पीरियोडिक ट्रेंड मेन थिंग थी, ठीक है, अब तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख के आगे जा रहे हो तो दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड तो तुमने मिस ही कर दिया। तो जाहिर सी बात है आधा क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया अपनी जल्दबाजी की वजह से, आधा तुमने छोड़ दिया और बाहर आके तुम सीना तान के कहते हो कि जनाब मेरा क्वेश्चन जो है मैं तो बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आया हूं। फिर बेटा अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, नॉट गिविंग एग्जाम्पल व्हेन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल्स ना देना, जैसे कि हमने ऑलरेडी सेकंड मिस्टेक के अंदर भी डिस्कस किया। फॉरगेटिंग एप्लीकेशन, व्हाई इट हैपेंस,
एड वन एग्जाम्पल इफ क्वेश्चन डिमांड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें कहूंगा कि एक तो जो है वो मैंडेटरी है, कोशिश करो कि तुम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल जो हैं वो कम से कम ऐड करो, कम से कम ऐड करो। समटाइम एग्जामिनर मेंशन कर देता है भाई 1 एग्जाम्पल दे, भाई 2 एग्जाम्पल दे, तो तुमने फिर कम से कम जो है वो कोशिश ये करनी है कि प्रिपरेशन के टाइम पे 2 एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर लो। फिर आ जाता है भाई हमारे पास 5वें नंबर पे राइटिंग अनक्लियर और वेज स्टेटमेंट। अनक्लियर स्टेटमेंट जो है वो आप लिख देते हो। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी। तो यहां पे यूज कोशिश करनी चाहिए यूज प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक वर्डिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने डेफिनेशन प्रिपेयर की, आधी डेफिनेशन अच्छे तरीके से उसको आती है, आधी डेफिनेशन उसको आती ही नहीं है। अब वो यहां पे क्या करता है, जब चूंकि उसको आधी डेफिनेशन जो है वो नहीं आती, वो कोशिश करता है मैं अपने पास से बना के लिख दूं। तो जब अपने पास से बना के लिखने की कोशिश करता है तो मिस्टेक करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? वो क्या है जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell of an isolated gaseous atom। अब बच्चा क्या लिख रहा है? the amount of energy minimum को छोड़ गया, required to remove an electron from an atom, from an atom। भाई isolated कहां गया? ठीक है, एक्सटर्नल शेल कहां गया? आउटरमोस्ट शेल कहां गया? गैसियस एटम कहां गया? तो इस तरह की जो बातें हैं ये फिर बेटा आपके मार्क्स डिडक्ट करवाती हैं और आप कहते हो कि मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा था। फिर बच्चे आ जाता है हमारे पास नंबर 6 पे इग्नोरिंग यूनिट्स और कंडीशंस। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये जाहिर सी बात है, अगेन एमसीक्यूज की तरह आपकी केयरलेसनेस की वजह से होता है कि आप यूनिट्स को इग्नोर कर देते हो, टेम्परेचर को इग्नोर कर देते हो, कैटलिस्ट को इग्नोर कर देते हो अगर जरूरत है। तो आपको पता है आपके पास मेजर पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और अगर ऑर्गेनिक इक्वेशन में आप एरो के ऊपर कंडीशंस मेंशन नहीं करते, टेम्परेचर अगर किसी का टेम्परेचर नहीं लिखते, प्रेशर है प्रेशर नहीं लिखते, तो जाहिर सी बात है मार्क्स तो डिडक्ट होंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है कि कन्वर्ट एसिटाइलिन टू बेंजीन। अब तुम एसिटाइलिन को बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके लिए तुम उसको हॉट कॉपर से पास कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं लिखते। ठीक है, और एग्जामिनर की जैसे नजर पड़ेगी वो तो जाहिर सी बात है वहां से मार्क्स डिडक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, या तुम सिर्फ क्या करते हो, एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर बना देते हो और बेंजीन का बना देते हो। अब टेक्निकली तुमने वो कंडीशन ही नहीं लिखी जिन कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स क्या होने वाले हैं? डिडक्ट होने वाले हैं। लेकिन हैकर ने होने नहीं देने, क्योंकि पहले बता रहा है। 7वीं मिस्टेक, कंफ्यूजिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। ऐसा क्यों होता है? वीक बेसिक्स की वजह से। जैसे कि तुम अक्सर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो है वो आपस में मिक्स कर देते हो। तो तुम इससे बच कैसे सकते हो? डेफिनेशंस को रिवाइज कर दो और इनमें डिफरेंसेस जो हैं वो क्लियर करो। ठीक है, इसके लिए कोशिश करो कि अपने जो है ना निमोनिक्स बना लो। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को बताता होता हूं ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए, भाई इस तरह से याद कर लो। ठीक है, लियो रॉर्स जी, शेर गुर्राता है ना, तो लियो LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, गुराना GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कभी भूलेगा ही नहीं। अच्छा भाई, फिर चलते हैं 8वीं मिस्टेक की तरफ, पुअर प्रेजेंटेशन, नो स्पेसिंग स्ट्रक्चर। प्रेजेंटेशन बहुत पुअर होती है शॉर्ट क्वेश्चन लिखते वक्त। क्या करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन दूसरे में मर्ज हुआ होता है, धंसा होता है, तो पुअर प्रेजेंटेशन की वजह से भी मार्क्स रिडक्ट होते हैं। और ऐसा तब होता है जब आपको सिर्फ जल्दी की होती है। ठीक है, आप कोई प्रॉपर हेडिंग्स नहीं बनाते, आप कोई बुलेट्स पॉइंट नहीं बनाते, आप कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो सॉल्यूशन क्या? राइटिंग इन पॉइंट्स और शॉर्ट सेंटेंसेस। तो कोशिश करते हैं कि प्रॉपर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। ठीक है, पेपर को प्रॉपर अटेम्प्ट करना ये इटसेल्फ एक आर्ट है, और यकीन मानो इस आर्ट की वजह से आपके मार्क्स ठीक ठाक इंप्रूव कर जाते हैं। याद रखो, एग्जामिनर को पेपर चेक करते वक्त डाटा जितने इजीली विजुअलाइज होगा, रिप्रेजेंटेबल होगा, एग्जामिनर की ज़हनी कैफियत उतनी कम होगी, वो उतना कंफर्टेबली आपका पेपर मार्क करेगा। और फिर आपके पेपर में जाहिर सी बात है आपने ठीक लिखा है तो मार्क्स आने के चांसेस मैक्सिमम इंक्रीज कर जाते हैं।
अब बेटा आ जाता है नंबर 9 पे, नॉट यूजिंग केमिकल इक्वेशंस वेयर नीडेड। जहां कहीं केमिकल इक्वेशंस की जरूरत है, ठीक है, वहां आप लिख ही नहीं रहे, तो उसकी रीजन क्या, जाहिर सी बात है कि भूल जाना, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन है, इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, तो जहां कहीं क्वेश्चन की डिमांड है इक्वेशन, वहां इक्वेशन लाजमी मेंशन करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी याद कर ली, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कन्वर्ट एसिटाइलिन टू बेंजीन, बच्चा क्या आंसर में लिखता है, when acetylene is passed through red hot copper it is converted to benzene। अब मुझे बताओ व्हाट इट मेक सेंस, जब उसने केमिकल इक्वेशन ही नहीं लिखी, ठीक है, मैं उसको मार्क्स दूंगा, तुम खुद सोचो कि तुम एग्जामिनर हो, तुम उसको मार्क्स दोगे, नहीं दोगे ना, तो यही काम फिर होने वाला है आपके साथ भी। इसके बाद अभी नंबर 10, मिस इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं, मिस इंटरप्रेट किया, दिस इज ड्यू टू रीडिंग टू फास्ट। ये इसलिए होता है जब तुम क्वेश्चन को बहुत तेजी से जो है वो पढ़ जाते हो, उसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हो, तुम्हें यही नहीं पता उसने पूछा क्या है, और तुम जवाब जो है वो कोई लिख रहे होते हो, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, जब नाउ रीड क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर आंसरिंग, तो कोशिश करो कि क्वेश्चन को कम से कम 2 दफा पढ़ लो, 2 से 3 दफा पढ़ लो, इससे पहले कि तुम उस क्वेश्चन का आंसर दो। अब हम चलते हैं रिवीजन हैक्स की तरफ। 3rd नंबर पे हम रिवीजन हैक्स को देखने जा रहे हैं। अब रिवीजन हैक्स क्या है, तुमने सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, फिर दूसरे नंबर पे तुमने क्या करना है, तुमने रिपीट करना है पास पेपर क्वेश्चंस को, और तीसरे नंबर पे तुम्हें ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों का जो क्वेश्चन बैंक है वो मिलने वाला है कहां पे, टॉप ग्रेड नोट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में, टॉप ग्रेड नोट्स की फॉर्म में तुम्हें ये मिलने वाला है। अच्छा बेटा, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हाउ टू अटेम्प्ट। जी, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देख लो भाई, जो बातें हैकर बताने वाला है वो किसी ने भी नहीं बतानी जनाब। सपोज आपको क्वेश्चन एक आ जाता है, डिफाइन न्यूक्लियोफाइल विद एग्जांपल्स, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और पहली बात है वो क्या है कि तुम्हारी आंसर शीट पे प्रॉपर मार्जिन लाइंस जो हैं वो तुमने ड्रा की हुई हो। ये ऊपर वाले मार्जिन से ऊपर कुछ नहीं लिखना, अबव वाले मार्जिन से ऊपर कोई चीज नहीं तुम लिखोगे। इसके बाद तुम प्रॉपरली मेंशन करोगे कि मेरा जो है जी ये क्वेश्चन 2 है, जो कि शॉर्ट आंसर्स हैं, इसका तुम फर्ज करो पार्ट नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो। बेटा क्वेश्चन का सिर्फ नंबर लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन था डिफाइन न्यूक्लियोफाइल विद एग्जांपल, तुम प्रॉपर तरीके से हेडिंग दोगे आंसर की, नीचे अब तुम लिखोगे न्यूक्लियोफाइल मार्कर की मदद से। फिर पेन से तुम लिखते हो भाई न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग। अब अगर फोकस करो तो यहां पे ये की पॉइंट है, ये क्या है, की पॉइंट है, तो इसको तुमने लिख दिया किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में। इट हैज एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब तुम देखोगे यहां पे ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी एक कीवर्ड है, एक को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, एक को मैंने अंडरलाइन कर दिया फॉर बॉन्डिंग। इन मोस्ट केसेस इट इज बेसिक। और फिर आगे मैंने देखो एग्जाम्पल्स की भी प्रॉपर हेडिंग दी, और फिर उसमें भी सब हेडिंग बना दी कि ये 2 तरह का है, एक न्यूट्रल है दूसरा नेगेटिव है, और आगे कम से कम 2 एग्जाम्पल्स। अब मुझे बताओ कि जब तुम इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो तुमने एग्जामिनर को कोई ऐसा चांस दिया ही नहीं कि वो कहीं से तुम्हारे नंबर्स डिडक्ट कर सके। तो लिहाजा बेटा इस चीज पे अपना क्लियर फोकस बना लो कि इस तरह से तुमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके सारे पैरामीटर जो हैं वो पूरे करने हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वो हमेशा निचली लाइन से जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एग्जामिनर को प्रॉपर स्पेस देनी है, कीवर्ड्स को तुम हाईलाइट कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। फिर बेटा
इसी तरह से आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन 3, उसको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, उसको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा पार्ट, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनको भी बेटा हम 4 हिस्सों में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट होगा क्वेश्चन ओवरव्यू का, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स को, तीसरे पार्ट में रिवीजन हैक्स को, और चौथे पार्ट में हाउ टू अटेम्प्ट को। तो बेटा नंबर 1 पे क्वेश्चन ओवरव्यू। अब बेटा अगर मैं क्वेश्चन ओवरव्यू की बात करूं तो अगेन टेबल आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, और ये सारे के सारे क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अब बेटा हर जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा। 4 मार्क्स ए पार्ट के होंगे, 4 मार्क्स बी पार्ट के होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि तुम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और 8 मार्क्स हैं, जो तुम्हें टोटल मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 24। तो तुम्हारा यहाँ पे बेटा जो अचीवेबल टारगेट है वो क्या है, 24 है। तो यहाँ पे जो टाइम फॉर अटेम्प्ट है वो तुम्हारे पास कितना होगा, 60 मिनट होंगे, जिसमें तुम्हें इसे वाइंड अप करना है। अब चलते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स की तरफ जो बच्चे एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए करते हैं। तो अगेन मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं कॉमन मिस्टेक्स और उनका सोल्यूशन। तो अब भाई सबसे पहली मिस्टेक जो है उसको हम देख लेते हैं, नॉट आंसरिंग एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड। जो एग्जैक्टली पूछा गया है उसको तुम बता ही नहीं रहे। तो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, डिफाइन, एक्सप्लेन, कंपेयर। अब जैसे कि एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर भी बाईमॉलिक्यूलर भी, यानी कि SN1 और SN2 का कंपैरिजन करना है। अब बच्चे उसके अंदर क्या करते हैं, पहले SN1 को लिखा स्ट्रेट करके, फिर SN2 को स्ट्रेट करके लिख दिया, उनको कंपेयर नहीं किया। तो जब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए, सेंटर में लाइन लगाएंगे, दोनों तरफ एक एक पॉइंट को कंपेयर करके लिखेंगे। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे, जितना भी ठीक लिखा है, जाहिर सी बात है मार्क्स जो है वो डिडक्ट होने वाले हैं। इसके बाद जी सेकंड नंबर पे मिसिंग की पॉइंट्स। हर टॉपिक के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, हर हेडिंग के, हर सब हेडिंग के। तो कोशिश करना है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो जो भी उसमें तुम हेडिंग्स बनाते हो, उस हेडिंग्स के बारे में जो आंसर्स हैं वो क्लियर 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन करोगे तुम। फिर आ जाता है भाई नो प्रॉपर स्ट्रक्चर। बच्चों का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं होता क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, उन्हें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता। वो कहते भाई जैसे टेक्स्ट बुक पे लिखा है वैसे ही जनाब हमने छापा लगा दिया। क्यों लगा रहे हो ऐसे छापा, हैकर बता रहा है, हैकर को सुन लो। हर लॉन्ग क्वेश्चन का जो तुम प्रिपेयर कर रहे हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाओ। एक अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा कम से कम 4 से लेके 10 तक डिफरेंट हेडिंग्स बन सकती हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल तुम्हें आ जाता है भाई डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक है, अब तुम इसमें क्या करो, तुम पहले उसको डेफिनेशन की हेडिंग बनाओ, फिर उसके यूनिट्स की हेडिंग बनाओ, फिर उसके एग्जांपल्स की हेडिंग बनाओ, फिर फैक्टर्स की हेडिंग बनाओ जो कि उनको अफेक्ट करते हैं, फिर पीरियोडिक ट्रेंड की बनाओ और उसमें सब हेडिंग्स बनाओ अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। फिर तुम हर एक में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना के ग्राफ लिखो और एंड पे तुम मजीद हेडिंग ऐड कर सकते हो एक्सेप्शन की। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे बच्चे तुमने इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसको अटेम्प्ट किया तो कौन सा एग्जामिनर है जो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो लिहाजा प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है उसको तुम्हें फॉलो करना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद आता है भाई नॉट राइटिंग केमिकल इक्वेशन। जी बाजुकात बच्चे क्या करते हैं भाई, केमिकल इक्वेशंस ही नहीं लिखते,
केमिकल्स इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है भाई, इनऑर्गेनिक में भी इक्वेशंस हैं, ऑर्गेनिक में तो है ही इक्वेशंस। तो अगर सिर्फ तुम थ्योरी लिख रहे हो तो सिर्फ थ्योरी का कोई फायदा नहीं, केमिकल इक्वेशंस विद प्रॉपर कंडीशंस लिखना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज इंक्लूड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वेयर नीडेड। पांचवी गलती, राइटिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन। भाई अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कहते हैं जी बैलेंस ना भी हो तो खैर है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, कोशिश करनी है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी, कंडीशंस जो है उसकी प्रॉपर मेंशन करनी है। तो ये गलती तुमने नहीं करनी, तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसके बाद जी आ जाती है छठी मिस्टेक्स, कोई एग्जाम्पल्स नहीं देते। बेटा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर उसमें किसी चीज की डेफिनेशन है या कोई भी पॉइंट डिमांड किया, अगर उसकी पॉसिबल एग्जाम्पल है तो कम से कम तुमने एक एग्जाम्पल जो है वो लाजमन ऐड करनी है। जैसे अब आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है, उसका पीरियोडिक ट्रेंड आता है, तो तुम एग्जाम्पल जो है वो लाजमी इंक्लूड करोगे। तुम्हें हाइड्राइड्स आ जाता है, तुम कहते हो भाई 3 तरह के हाइड्राइड्स हैं, आयोनिक है, कोवलेंट है, इंटरमीडिएट है, तो तुम जब तीनों को मेंशन कर रहे हो तो तीनों की एग्जाम्पल भी कोट करोगे। फिर आ जाता है बेटा सातवीं मिस्टेक, राइटिंग टू लॉन्ग और इररेलेवेंट कंटेंट। तुम बहुत लंबा चौड़ा जो है वो आंसर लिख देते हो और क्या करते हो, इररेलेवेंट होता है। इसलिए कीप द आंसर टू द पॉइंट, और तुम्हारी जो एक हेडिंग है प्रॉपर, उस हेडिंग के अंदर 4 to 6 लाइन जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इस तरह से तुमने डाटा को समराइज करना है, सम अप करना है। फिर आ जाता है अभी 8वां पॉइंट, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट्स। तुम क्या करते हो, तुम कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हो। अब जैसे SN1 और SN2 का कंपैरिजन है, तुम SN2 में SN1 का डाटा लिख देते हो, SN1 में SN2 का लिख देते हो। अब जब एग्जामिनर ऊपर से रीड करेगा कि इसको तो इतना ही नहीं पता, तो वो तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो है वो जो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली रिवाइज करो बिफोर एग्जाम्स, जहां पे इस तरह के मिस्टेक के चांसेस मौजूद हो। 9वीं मिस्टेक, इग्नोरिंग कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर या कैटलिस्ट वगैरह है। तो जरूरी है कि जो टेम्परेचर या कैटलिस्ट है इनको लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन किया जाए। अगर नहीं मेंशन करोगे तो जारी सी बात है मार्क्स डिडक्ट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉमन आने वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर जो है वो आ जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एथेनॉल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो इंडस्ट्रियल स्केल में वहां तुम्हें पता है कि 3 से 4 जो है वो एंजाइम्स तुमने यूज की हैं, जैसे कि जाइमेज है, डाइएस्टेज है, इनवर्टेज है। अब बच्चे या तो ये एंजाइम लिखते नहीं, या किसी का एंजाइम जो है वो किसी के आरो पे लिख देते हैं, तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। फिर आ जाता है भाई नंबर 10 पे, पुअर प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अगर प्रेजेंटेशन पुअर है यानी कि तुमने हेडिंग नहीं दी, कोई बहुत मैसी राइटिंग की हुई है, तो भाई यहां से काम खराब है। तुम्हारा डाटा ठीक भी है तो काम खराब है। तुमने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स देनी है और नीट स्पेसिंग करते जाना बिटवीन द हेडिंग्स एज वेल एज क्वेश्चंस। तो बेटा अब मैं तुम्हें रिवीजन हैक्स जो है वो बताने वाला हूं 3rd नंबर पे। तो यहाँ पे रिवीजन हैक्स जो है वो क्या है, पहले तुम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हो रहे हैं वो करोगे, और बेहतर ये है कि तुम टॉप ग्रेड नोट से इन दोनों को जो है वो क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिल जाएंगे, वहां से जो है वो तुम क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर सकते हो। फिर आ जाएगा भाई हमारे पास नंबर 4 पे, हाउ टू अटेम्प्ट। अब इसको भाई हमने अटेम्प्ट जो है वो कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट। तो हैकर देखो तुम्हें यहां तक बता के जा रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बेटा सपोज तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आया, हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट सोडियम मेटल यूजिंग नेल्सन सेल। सोडियम मेटल को तुम कैसे प्रिपेयर करोगे नेल्सन सेल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो तुमने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दी, क्वेश्चन नंबर लिखा, ठीक है, आंसर की हेडिंग दी मार्कर से। अब तुम देखो कि इसमें
कितने पॉसिबल हेडिंग्स हैं, मैंने सारी हेडिंग्स बनाई। इन्हें तुम बुलेट्स के साथ भी बना सकते हो, इन्हें तुम नंबर्स के साथ भी बना सकते हो। जैसे मैंने पहले नंबर पे लिखा भाई सोडियम प्रोडक्शन, यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया कि इसको डाउन शेल के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे लोअर किया जाता है, फिर मैंने बताया भाई डाउन शेल जो है वो होता क्या है, फिर मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन की बकायदा से बताया, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इन सारी चीजों को। फिर उसकी बकायदा से वर्किंग को डिस्कस किया कि कहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। फिर मैंने उसकी बकायदा से पेन की मदद से डायग्राम बनाई। तुम पेन की मदद से भी बना सकते हो, तुम मार्कर की मदद से भी बना सकते हो। लेड पेंसिल यहां पे इस्तेमाल नहीं करनी, पेन या मार्कर का इस्तेमाल करना है। इसके बाद बेटा मैंने उसके जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन थे वो लिखे, और एट द एंड मैंने एडवांटेजेस लिखे। अब बुक में ये पूरा जो है वो क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन उसकी कोई स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स जो है वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स जो हैं वो तुम बनाओ, और स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इंशाल्लाह ताला तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। और खास तौर पे जो ऐसा डायग्राम का क्वेश्चन होता है, समझ लो इसका 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है डायग्राम का। तो अगर डायग्राम नहीं ड्रा करोगे तो नंबर डिटेक्ट होंगे। तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कि ये जो चैप्टर 2 है इसमें 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन है, एक ये है और एक डायाफ्राम शेल के थ्रू कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन है। तो दोनों में डायग्राम इन्वॉल्व है, दोनों की डायग्राम की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, यहां से तुम्हारा टाइम भी सेव हो जाएगा। अब बेटा हम चलते हैं हमारे 36 आवर रिवीजन प्लान की तरफ, जहां मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कैसे सिर्फ 36 आवर में तुम अपना पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हो। तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर टेबल आ रहा है, पहले इसके स्ट्रक्चर को समझो फिर इसको देखेंगे। भाई पहले नंबर पे तुम देखो तो तुम्हें मिल जाएगा पहले कॉलम में क्वेश्चन नंबर, दूसरे कॉलम में तुम्हें मिलेगा जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, तीसरे कॉलम में बेटा तुम्हें मिलेगा नंबर ऑफ आइटम, चौथे कॉलम में मार्क्स, पांचवें कॉलम में जो तुम्हारा अचीवेबल टारगेट है, छठे कॉलम में टाइम फॉर अटेम्प्ट है, और हाउ टू रिवाइज इन 36 आवर्स इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। हम बाजुकात ना कुछ चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए। तो मैं ना इसके लिए अपने प्यारे बच्चों को एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि सपोज खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक हमें माफ करे, तुम सोचो कि तुम समुंदर के बिल्कुल दरमियान में हो और तुम्हारी शिप में एक होल हो जाता है, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। अब तुम्हें अपनी जान बचानी है, तुम अपनी जान बचाने के लिए क्या करोगे? तुम यकीनन अपनी जान बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करोगे। तुम्हारा दिमाग जो है वो दाएं बाएं हर तरह की जो है वो तुम्हारे माइंड में सोच लेके आएगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करेगा जिससे तुम्हारी जान बच सके, तुम आखिरी दम तक अपनी सर्वाइवल की कोशिश करोगे। तो बेटा ये कोशिश, ये मोटिवेशन, ये जोश तुम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्यों नहीं लेके आते? हमें ऐसा जोश, ऐसा वलवला, ऐसी मोटिवेशन, ऐसा जज्बा एग्जाम के लिए चाहिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को, यहाँ पे एमसीक्यूज हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक जो हैं वो आने वाले हैं। यहाँ पे अब 17 एमसीक्यूज हैं, 17 अटेम्प्ट करने हैं। 1 नंबर का एक एमसीक्यू है तो 17 मार्क्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम बनते हैं, और तुम मैक्सिमम 17 मार्क्स ही अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइम फॉर अटेम्प्ट है वो मिलता है 20 मिनट्स का। अब इन 20 मिनट्स के काम को तुमने 36 घंटे में से 5 घंटे देने हैं इसकी रिवीजन के लिए, 5 घंटे देने हैं इसकी रिवीजन के लिए। और यहाँ तुम्हारा मेजर फोकस जो है वो क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और पास्ट एमसीक्यूज। इसके बाद आ जाएगा भाई नंबर 2 पे है शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें जनाब तुम जो है
चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 15 और 16 पे फोकस करोगे। यहाँ पे 12 क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हें दिए होंगे, जबकि 8 क्वेश्चन जो हैं वो तुमने यहां से अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के अगेंस्ट तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 16 बनते हैं और तुम 16 के 16 मार्क्स को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइम फॉर अटेम्प्ट है वो कितना है, 36 मिनट्स। और इसको जो तुमने टाइम देना है वो कितना देना है, 7 आवर्स देने हैं। कितने आवर्स देने हैं, 7 आवर्स देने हैं। अब बेटा इसके लिए तुम्हें फोकस किस पे करना है मैं वो भी बता रहा हूं। तुम्हें फोकस करना है चैप्टर नंबर 2 पे, 3 पे, 15 पे, 16 पे। अगर तुम्हें इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला जो प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस की रिपीटिशन के लिहाज से हमने इन चैप्टर्स का कंक्लूजन निकाला है, तुम्हारे इस पोर्शन के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉसिबली अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहां पे तुम फोकस करोगे चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 12 और 13 पे। तो ये भी प्रीवियस पेपर्स के अकॉर्डिंग है जी। यहां पे अब 12 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से 8 तुमने अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं क्या करता हूं जी, 8 इंटू 2 करता हूं क्योंकि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स आ जाए वो 16 आ गए और जो अचीवेबल टारगेट है वो भी तुम्हारा 16 है। अब बेटा यहाँ पे भी तुम्हें टाइम 36 मिनट मिलेगा पेपर में और इनको प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें देने हैं 7 आवर्स। और इन 7 आवर्स में तुमने मेजर फोकस किस पे रखना है, तुमने 3 चैप्टर्स पे अपना फोकस कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 8 पे और चैप्टर नंबर 12 पे। तो प्रीवियस पेपर्स में जो प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला तुम्हारा यहां से ये पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। फिर आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर पॉसिबल जो है वो है 9, 10, 11 और 14। तो टोटल बेटा 9 क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें दिए हुए होंगे। 6 क्वेश्चंस तुमने अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स बन जाएंगे, 12। तो यहाँ पे जो तुम्हारा अचीवेबल टारगेट है वो 12 है। तो तुम्हें जो टाइम फॉर अटेम्प्ट मिलने वाला है वो कितने मिनट मिलने वाले हैं, 28 मिनट्स। तो हाउ टू रिवाइज विद इन 36 आवर्स, तो तुमने 5 घंटे जो है यहाँ पे देने हैं, 5 आवर्स जो है वो तुमने यहाँ पे देने हैं। तो बेटा यहाँ पे तुम फोकस करोगे चैप्टर नंबर 9 पे, 10 पे और 11 पे। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं प्रीवियस पेपर्स के डाटा को माइंड में रखते हुए कि तुम्हारा ये वाला पोर्शन जो है ये क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाता है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इनके लिए जो टारगेटेड चैप्टर है वो 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 है। तो हर चैप्टर में से एक पार्ट आएगा। तो इस तरह टोटल 8 पार्ट के 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे जिनमें से तुमने 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर मार्क क्वेश्चन के अगेंस्ट टोटल मार्क्स 4 है। तो इस तरह से यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो 24 मिलेंगे और जो तुम्हारा टारगेट है वो भी 24 मार्क्स है। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ अटेम्प्ट है वो क्या है, 60 मिनट्स है। और इसकी रिवीजन को मेरे बच्चे ने कितना टाइम देना है, इसकी रिवीजन को तुमने टाइम देना है 11 आवर्स। कितने आवर्स देने हैं, 11 आवर्स जो हैं वो देने हैं। इसके बाद जी हम अगली इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रीवियस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए तुम किन चैप्टर्स को फोकस करोगे। तो भाई तुमने चैप्टर को फोकस करना है 1, 2 को, ठीक है। इसी तरह तुमने चैप्टर 7 को, 12 को, 9 को और 11 को, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, 12 को और 9, 11 को अगर तुम इन चैप्टर्स को फोकस कर लेते हो तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह तुम बड़े आराम से जो है इस पोर्शन को क्लियर कर लोगे। तो अब यहां पे बेटा जो अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स पेपर के 85 है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो तुम 85 मार्क्स ही अटेन कर सकते हो। तो यहां पे जब तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए 180 मिनट्स मिलेंगे और तुम्हें ये तैयारी कितनी देर में करनी है अगर तुम इन सब को सम करो तो बेटा ये बनता है 36 आवर्स का प्लान। यकीन करो बेटा ये चीजें तुम्हें टॉप ग्रेड .pk के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। और यकीन करो कि अगर तुम हमारा
एंटी टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हो तो वहां भी सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अलाइंड है, लिहाजा तुम बड़े आराम से एंटी टेस्ट भी क्रैक कर सकते हो अगर तुम उस प्रिपरेशन को ज्वाइन करते हो। तो अभी साइन इन करो topgrade.pk पे, वहां तुम्हें एंटी टेस्ट की भी बहुत है इंपॉर्टेंट हैक्स मिलेंगी। वहां पे बच्चे हम हर एक टॉपिक को बड़ा डीपली हैक करते हैं, कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, फिर बेटा हर टॉपिक के लेक्चर के अगेंस्ट एक टेस्ट होता है, ना सिर्फ टेस्ट होता है बल्कि उसकी प्रॉपर डिस्कशन भी होती है। और यकीन मानो ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं है, ये तुम्हारे जितने पॉसिबल सब्जेक्ट हैं एंट्रेंस टेस्ट के उन सब के लिए है, चाहे वो एमडी कैट हो चाहे वो फंग हो। तो बेटा आज ही ज्वाइन करो हमारा फंग और एमडी कैट सेशन विद रिस्पेक्ट टू योर कंसर्न्ड एंटी टेस्ट। अब बेटा नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 4 पे हमारा आ जाता है स्मार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस। अब पेपर जो है वो तुमने अटेम्प्ट करना है और उस पेपर को तुमने कैसे अटेम्प्ट करना है ये बात भी तुम्हें हैकर बता के जा रहा है, कोई नहीं बताएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुमने पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस क्या रखनी है। ठीक है, सबसे पहले भाई बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको आना है, जो कि आपने बबल शीट पे करना है। ये इसके लिए जो आपको टाइम मिलना है वो मिलना है 20 मिनट्स का। ठीक है, अब तुम्हारा टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि तुमने 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो तुमने फिनिश करने हैं 17 एमसीक्यूज विद इन 15 मिनट्स। फिर क्या करना है, जो बाकी 5 मिनट है तुमने उनको वेरीफाई करना है, डबल चेकिंग करनी है बबल फिलिंग की। ठीक है, बबल फिल करने हैं उस टाइम में और उनको डबल टाइम चेक कर लेना है कि कोई अनफिल तो नहीं रह गया। इजी होके करना, 5 मिनट इनफ होते हैं 17 बबल्स को फिल करने के लिए, डबल चेक करने के लिए, बल्कि तुम ट्रिपल चेक भी कर सकते हो। फिर आ जाता है भाई सेकंड नंबर पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होगा। इसके लिए अब तुम्हारे पास जो कलेक्टिव टाइम होगा वो होंगे 100 मिनट्स। लेकिन जो तुमने बेटा अपना टारगेट बनाना है, तुमने अपना एम बनाना है, वो बनाना है 90 मिनट्स को, कि मैंने इसको 90 मिनट्स के अंदर अंदर वाइंड अप करना है। तो यहां पे जब तुम क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करोगे, जिसमें तुमने 8 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ये यूजुअली होते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन से, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो कोशिश करनी है इनको प्रिसाइज रखना है और जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे तरीके से आते हैं उनको तुमने पहले अटेम्प्ट करना है। फिर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 12 में से। ये टिपिकली मोस्ट कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से होते हैं। यहाँ पे इक्वेशंस में गलतियां ना करना, इक्वेशंस की कंडीशंस अच्छे तरीके से लिखना, केमिकल फार्मूलाज अच्छे तरीके से लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं आ जाते हैं। तो यहां पे भी जरा तवज्जो से केमिकल इक्वेशंस के अंदर मिस्टेक नहीं करनी। फिर आ जाएगा भाई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन चौथे नंबर पे। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में तुम ध्यान रखोगे एक सिंपल 2 लाइन रूल, वो क्या है जी, अ शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी 3 to 5 लाइंस एट लीस्ट एंड कंटेन अ क्लियर केमिकल इक्वेशन। ये 2 इंपॉर्टेंट रूल याद रख लेना, बड़े आराम से क्वेश्चन जो है वो स्टेट चलते जाएंगे, मार्क्स भी पूरे आने के चांसेस मेंटेन रहेंगे। फिर आ जाएगा भी इक्वेशन प्रायोरिटी। अगर इफ अ क्वेश्चन आस्क फॉर अ रिएक्शन इक्वेशन इज कंपल्सरी इवन इफ नॉट एक्सप्लिसिटली आस्क्ड, अगर नहीं भी पूछी उसमें इक्वेशन शामिल है तो तुमने लिख देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अ करेक्ट इक्वेशन ऑफन गेट्स फुल मार्क्स इवन द थ्योरी इज ब्रीफ। तो अब अगर तुम इक्वेशन पे फोकस कर लेते हो, थ्योरी ब्रीफ भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन की बेस पे भी तुम्हें अच्छे नंबर जो हैं वो मिल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर बेटा आ जाता है हमारा नंबर 3 पे लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनमें हमारे पास शामिल क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। यहां पे अब जो हमारे पास टाइम है वो 60 मिनट है, लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे कि इसको 55 मिनट में हमने टारगेट करना है, वाइंड अप करना है। ठीक है,
तो यू मस्ट अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच हैज एन ए एंड बी पार्ट। तो अब सिलेक्शन क्या करनी है, सिलेक्शन के लिए तुमने 2 मिनट जो है वो स्कैन को देने हैं। तुमने क्या करना है, तुमने इमीडिएटली स्कैन करने हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तुमने 3 ऐसे पेयर सिलेक्ट करने हैं जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसके बोथ ए और बी पार्ट अच्छे तरीके से आते हैं। कभी भी ऐसा पेयर चूज ना करना जिसका तुम्हें एक पार्ट तो बहुत अच्छी तरह आता है लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो तुम्हारा वीक है। तो ठीक है, ये ओवरऑल क्वेश्चन को अफेक्ट कर देगा। फिर भाई सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी जो है, फर्स्ट स्ट्रेटजी, इसको तुमने मेंटेन करना है। अब अगर तुम स्ट्रांग हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कोशिश करो कि अगर तुम ऑर्गेनिक के पेयर चूज कर रहे हो तो ऑर्गेनिक वाले पेयर को पहले करो। इसकी वजह क्या होती है, ये कम टाइम लेता है लिखने में, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हाई एक्यूरेसी जो है वो चाहिए होती है, तो जल्दी जो है ये कवर हो जाते हैं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है इनऑर्गेनिक के पोर्शंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आ जाता है भाई नेक्स्ट, डायग्राम एंड मैकेनिज्म्स। इनऑर्गेनिक के लिए जैसे कि हमारे पास नेल्सन सेल है, ठीक है, या डायाफ्राम सेल है, नीट और लेबल डायग्राम जो है वो जरूरी है, ठीक है। इस पे कोई निगोशिएशन नहीं एग्जामिनर की। ऑर्गेनिक के लिए कंप्लीट मैकेनिज्म स्टेप जो है वो ड्रा करना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ अकेला केमिकल रिएक्शन लिखोगे, मैकेनिज्म उसने पूछा है वो नहीं ड्रा करोगे, एरोस प्रॉपरली नहीं बनाओगे तो मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। अब बेटा मैं तुम्हें 4th नंबर पे देने जा रहा हूं गोल्ड मेडलिस्ट फिनिश, के गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो कैसे फिनिश करते हैं, और मेरा बच्चा भी उन गोल्ड मेडलिस्ट में शामिल होने वाला है। तो गोल्ड मेडलिस्ट फिनिश करते हैं 15 मिनट में, फाइनल 15 मिनट में। इसमें तुमने क्या करना है, यूज द फाइनल मिनट्स फॉर दीज हाई इंपैक्ट एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट हाईलाइटिंग करनी है, तुम बोल्ड करोगे या अंडरलाइन करोगे की टर्म पूरे पेपर पे, वो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। जैसे कि मैंने ये कुछ की टर्म्स जो है मेंशन की हैं, पहले स्ट्रेट लिखते जाओ क्योंकि बार बार मार्कर क्लोज करोगे रखोगे इसमें टाइम वेस्ट होगा। तुमने सिर्फ जो है वो हेडिंग्स दी, हेडिंग्स दे के लिखते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। अब पेपर मुकम्मल हो गया, अब तुम्हारे पास 15 मिनट है। ईच शॉर्ट क्वेश्चन पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे जो हाईलाइट करना है, जो बोल्ड करना है, जो अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, वो उस टाइम पे कर लो। फिर आ गया भाई नंबर 2 पे इक्वेशन बॉक्स और मार्कर बोल्डिंग। ड्रा अ सिंपल बॉक्स अराउंड फाइनल केमिकल इक्वेशन और यूज मार्कर बोल्डिंग टू मेक देम स्टैंड आउट टू द एग्जामिनर। अब जो केमिकल इक्वेशन लिखते हो, तुम्हारे पास टाइम बचा तो उनके गिर्द बॉक्स बना दो, ठीक है। तुम वेवी बॉक्स भी बना सकते हो, अच्छा लगता है। तुम स्केयर बॉक्स भी बना सकते हो स्केल की मदद से, अगर तुम्हारे पास टाइम जो है वो ज्यादा बच गया, या तुम सिंपली मार्कर से भी उनको बोल्ड कर सकते हो। इसके बाद है जी नंबर 3, दी एक्स्ट्रा ट्रैप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डू नॉट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन अंटिल यू हैव फिनिश द एंटायर पेपर इंक्लूडिंग लॉन्ग क्वेश्चन। अब बच्चे क्या करते हैं, अभी पेपर मुकम्मल नहीं हुआ होता, जैसे जैसे जो सवाल कर रहे हैं उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करी जा रहे हैं। ये काम नहीं करना, पहले अपना पेपर वाइंड अप कर लो। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जाओ, वरना जाने की जरूरत नहीं है। इफ टाइम परमिट्स ऐड 1 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पर सेक्शन। अब अगर टाइम बढ़ जाता है, तुमने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब दोबारा हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर 2 की एक उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दो, एक उसका एक्स्ट्रा कर दो, क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दो, एक उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दो। अब बच्चे मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूं एग्जाम डे हैक, जो कि हमारा आज का 5वां सेगमेंट जो है वो होने वाला है। एग्जाम डे हैक क्या है, तो जनाब यहां पे भी मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल रखा है। इस टेबल में पहले कॉलम में तुम्हें टाइम नजर आ रहा है, दूसरे कॉलम में जो है वो तुम्हारा टारगेट है, तीसरे कॉलम में तुम्हारे चैप्टर हैं, चौथे कॉलम में है व्हाट टू रिवाइज एग्जैक्टली, और 5वें कॉलम में है उसका एग्जाम यूज। अब बेटा तुमने जो है वो सुबह सुबह उठे,
तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फ्रेश हुए, फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ के अब जो है तुम्हारे पास जो टाइम है जी, सपोज जी 5 बज गए हैं, अब तुमने 8 बजे जो है ना वो रेडी होके घर से निकल जाना है। अब मैं तुम्हें पूरा टाइम फ्रेम देने वाला हूं कि उन 3 घंटों के अंदर मेरे बच्चे ने क्या करना है केमिस्ट्री के हवाले से। तो देखो भाई, 5 बजे से लेके 5:10 तक तुम्हारा टारगेट क्या? सेटअप। सेटअप में क्या? ऑल चैप्टर्स, ठीक है। यहां तुमने बुक को ओपन करना है, उन चैप्टर्स को मार्क कर लेना जो तुम्हारे वीक है, जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा जो हेल्प करेगी ज्यादा चीज, वो तुम्हारा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डाटा होगा। जैसे तुमने कोई एक्सेप्शंस की लिस्ट बनाई हुई है, तुमने लिस्ट बनाई हुई है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, तुमने लिस्ट बनाई हुई है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की, तुमने लिस्ट बनाई हुई है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, ठीक है। तो रैंडम पैनिक रिवीजन नहीं करनी, स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन करनी है, ठीक है। खास खास बातें पढ़नी है, हर बात पे फोकस नहीं करना। फिर आ गया भाई अगला 5:10 से लेके 5:30 तक 20 मिनट अगले जो है वो तुमने क्या करने हैं। तुम्हारा टारगेट है एक सिंपल एमसीक्यू स्वीप। इसमें तुम्हारा टारगेट है चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक। इसमें तुमने पहले से अपनी 1 पेज की फैक्ट शीट बना के रखनी है, जिसमें जनरल ट्रेंड हो, जिसमें जनरल फार्मूलाज हो, रिएजेंट्स हो, कुछ कॉमन नेम्स हो या एक्सेप्शंस हो। ये अगर तुम्हारी पहले रेडी है तो एमसीक्यू स्वीप जो है वो तुम्हारे लिए बहुत इजी है, तुम्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला। फिर भी आगे चलते हैं, अगले 5:30 से लेके 5:55 तक तुमने क्या करना है? 25 मिनट। फिर है जी तुमने इनऑर्गेनिक के पोर्शन पे फोकस करना है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक। इसमें डिपेंड करता है कि तुम किन चैप्टर्स पे फोकस कर रहे हो अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, उनको फोकस कर लेना। तो जारी बात है कि हर बंदा यहाँ पे अपनी मर्जी से लेके चलता है भाई चैप्टर्स को, कि मैंने इस चैप्टर में से शॉर्ट करना है, इसमें से करना है, लेकिन जो मैंने रिकमेंड किए हैं तुम्हें वो सबसे बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जो है वो कॉमन पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ लो, एस ब्लॉक रिएक्शंस, बोरेक्स, बोरिक एसिड, नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्सी एसिड्स, हैलोजन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह। तो इनसे रेलिवेंट जो जहां पे तुम्हारे पॉसिबल तुमने पहले से मार्क्ड किए हुए हैं, जिस तरह एमसीक्यूज हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तुम मेजर एक्सरसाइज किए हैं, इनको एक ओवरव्यू दे दो। जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए हुए, जो कि तुम्हें टॉप ग्रेड ऐप से भी हमारे मिल जाएंगे, उनको हाईलाइट कर लो, उनको एक ओवरव्यू दे दो। ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम पहले दूसरे चैप्टर में से अटेम्प्ट कर रहे हो। फिर आ जाएगा 5:15 to 6:20 AM। इस टाइम पे तुमने क्या करना है? इस टाइम पे तुमने ऑर्गेनिक पे फोकस करना है, इनकी बेसिक्स पे। वो क्या है जी? चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक। तो यहां तुम जरा पॉलिश कर लो हाइब्रिडाइजेशन को, आइसोमरिज्म को, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को और बेंजीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देख लो। तो इनके भी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देख लो, हाईलाइटेड शॉर्ट क्वेश्चंस देख लो, हाईलाइटेड लॉन्ग क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू कर लो। तो अब देखो तुम स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हो, और जो तुमने चूज किया हुआ सिर्फ अपना तुमने चूज्ड डाटा जो है वो यहां पे स्टडी करना है। फिर आ जाएगा भाई नेक्स्ट 6:20 से 6:50 तक। अब तुमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस कोर है तुम्हारा टारगेट। तो तुम चैप्टर नंबर 10 से 13 पे जा रहे हो, जहां तुम अल्काइल हैलाइड के मैकेनिज्म देख रहे हो, अल्कोहल फिनोल ईथर्स के रिएक्शंस देख रहे हो, अल्डिहाइड कीटोन्स के टेस्ट पे फोकस कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इनकी इंटरकन्वर्जेंस जो है वो देख रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हारा जो मेजर पोर्शन है वो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का, क्योंकि वो यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग है। इसके साथ साथ इसके जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज है उनका वो तुमने स्वीप कर लेना है, यानी कि वो स्टार्ट पे मैंने स्वीप करवाया था वो तुमने उधर कर लेने हैं, क्योंकि यहां तुम्हें ज्यादा टाइम इन चैप्टर्स के रिएक्शंस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे और लॉन्ग क्वेश्चंस पे लगने वाला है। फिर आ जाता है भाई 6:50 to 7:30 AM। इसमें तुम अप्लाइड केमिस्ट्री पे चले जाओगे, चैप्टर नंबर 14 से 16 पे फोकस करोगे, जिसमें पॉलीमर्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेपर वगैरह या वाटर एयर पोल्यूशन वगैरह जो शामिल है। यहां तुम्हारा फोकस लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है भाई 7:10 to 7:35,
ठीक है, 710 टू 735। तो यहां पे तुम क्या कर रहे हो, तुम लॉन्ग क्वेश्चन स्केलेटन्स पे जो है वो फोकस कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन स्केलेटन्स पे जो है वो फोकस कर रहे हो। अच्छा भाई, लॉन्ग क्वेश्चन स्केलेटन को मेरे बच्चे ने रिवाइज करना है, यहां पे मोस्टली तुम जो है वो फोकस कर लोगे किन चैप्टर्स को, यहां पे जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी भी बताए थे, तुम फोकस कर लो भाई चैप्टर्स को 1 to 7 12 और 9 11 को, ये ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अदर्स। तो प्रॉपर हेडिंग्स जो है उनको अपने माइंड में कर लो, डेफिनेशंस को कर लो, इक्वेशंस को कर लो, मैकेनिज्म्स को कर लो, डायग्राम को कर लो, कोई यूजेस है उनको कर लो, कोई कंक्लूजन्स है उनको कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजर पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। फिर आता है भाई 735 से 750। तो इसमें एक तुमने शॉर्ट क्वेश्चन ड्रिल करना है, जिसमें तुमने ऑल जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन तुमने करना है, तुमने उनको रिवाइज करना है। जैसे कि खास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन वाई वाले, हाउ वाले, डिफाइन वाले, डिफरेंशिएट वाले, ठीक है, 3 to 5 लाइंस में तुमने इनको कैसे लिखना है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दफा अपना पक्का कर लो। तो ये आ गया हमारा एग्जांपल में शॉर्ट क्वेश्चन। अब जनाब लास्ट पे आ जाता है 750 से 8। ये अब तुम्हारा फाइनल मेमोरी लॉक होना चाहिए, जिसमें अब तुम्हारे ऑल चैप्टर्स जो हैं वो शामिल है। इसमें जो तुम्हारे मेजर रिएक्शन तुमने कोई हाईलाइट किए, कोई टेस्ट हाईलाइट किए, कोई ट्रेंड हाईलाइट किए, कोई एक्सेप्शंस हाईलाइट की, ये तुमने करना है। तो ये तुम्हें देगा लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस। अब बेटा ये 3 घंटे का काम तुम इसी सूरत में सिर्फ कर सकते हो अगर तुमने बैक पे साथ साथ कुछ डाटा रेडी करके रखा हुआ है। तो लिहाजा अभी जब तुम तैयारी शुरू करो, 36 आवर्स की रिवीजन स्टार्ट करो, तो तब साथ साथ जो है कुछ चीजें वो हाईलाइट कर लो, जो कि मैंने लेक्चर के दौरान तुम्हें बार बार बताई हैं, और इनके तुम्हें रिवीजन नोट्स जो हैं वो topgrade.pk पे भी मिल जाएंगे। तो फिर बेटा तुम्हारे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा आसान होने वाली हैं। तो बेटा अब अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे मार्क्स सिक्योर करो, तो अभी विजिट करो topgrade.pk। वहां पे मैंने अपने तीनों तरह के बच्चों के लिए तीनों प्लान्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। वो ना सिर्फ तुम्हें वहां पे बेटा वो प्लान मिलेंगे, बल्कि आई एम अगेन मेंशनिंग, मैं दोबारा से जो है बेटा मेंशन कर रहा हूं, तुम्हें वहां पे इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हैक मिलेंगी। और अगर तुम एंटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, चाहे बेटा वो कोई मेडिकल कॉलेज का टेस्ट है, तो बेटा उसकी प्रिपरेशन का भी मुकम्मल स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। वहां तुम्हें हमारा हर एक हैकर जो है वो हर सब्जेक्ट को हैक करना सिखाता है। हमारा बेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर हैं, उन फिक्स नंबर ऑफ लेक्चर्स के अगेंस्ट फिक्स्ड नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो मौजूद हैं। और बेटा उन टेस्ट को अटेम्प्ट करके अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो बेटा तुम्हें बकायदा से उसकी डिस्कशन भी वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो हम तुम्हें सिर्फ एफएससी के एग्जाम तक नहीं छोड़ रहे, बल्कि हम तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया, तुम्हारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह ताला वहां छोड़ के आएंगे। हम तुम्हें ये उम्मीद दिलाते हैं कि तुम आज अगर हमारे साथ अटैच हो जाओ, तो ये जो तुम्हारे ख्वाब हैं ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो सच होने वाले हैं। तुम देखोगे कि कैसे topgrade.pk will change your life। तो इंशाल्लाह ताला topgrade.pk पे तुम्हारा हैकर, हमारी पूरी टीम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू। जजाकल्ला, बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज।